हेलो एवरीबॉडी। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक वेक्टर अलजेब्रा। सो जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मींस वेक्टर, स्केलर और रेशियोज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि टाइप्स ऑफ वेक्टर में मोस्टली लाइक, अनलाइक और यूनिट वेक्टर ये सब क्या होते हैं वो देखा। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज भी देखी। अभी जो इम्पोर्टेंट है कि भाई वेक्टर अलजेब्रा को, वेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी मैथमेटिक्स, जिसको अपन बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। आप जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे मैथमेटिक्स में, वो सिर्फ अलजेब्रा होता था। अभी अपन वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, व्हिच इज समथिंग न्यू फॉर यू पीपल। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो वेक्टर अलजेब्रा है, हम इसमें पूरा ओवरव्यू इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। ठीक है। सो वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। कि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है। मोस्टली जो टॉपिक है पूरे वेक्टर में 90% यही है, सबसे ज्यादा कंटेंट इसी में है, क्वेश्चंस भी इसके ज्यादा अच्छे होते हैं। सेकंड इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगर आपको एडिशन ऑफ वेक्टर आता है तो आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी आ जाएगा। ठीक है। देन थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो टाइप के होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसे हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है। सो मैं टॉपिक चालू करने से पहले जस्ट आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं कि भाई मतलब हम पढ़ने क्या वाले हैं, ताकि आपको आइडिया रहे। एक बोलते हैं ना शॉर्ट टाइप ऑफ नोट जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो जैसे सपोज स्टूडेंट्स, ए और बी दो वेक्टर है, ध्यान से समझना, ये अभी हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट एक ओवरव्यू दिखा रहा हूं, ये चीज पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आप इसको नोट कर लेना। जैसे लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स। जैसे ये जो मैं लिख रहा हूं वो इन दोनों का कॉमन लिख रहा हूं। लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, okay, and theta is angle between them, and theta is angle between them। दो वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है। इसको हम फिर फर्दर डिराइव करेंगे। अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में फॉर्मूलाज लिख देता हूं, आप लोग को पता चले क्या करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब ये दो वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे तो इसका एक रिजल्टेंट होगा, जिसको आर से डिनोट करते हैं, which is a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है ना। अब हमेशा एक चीज बच्चों याद रखना, ठीक है ना, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये बोलते हैं ना एक ओवरव्यू, वो नहीं, चैप्टर चालू होने से पहले एक ओवरव्यू होता है कि हम क्या करने वाले हैं। जब भी दो वेक्टर के एडिशन होते हैं या सब्ट्रैक्शन होते हैं, वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती है। जैसे अगर r डिस्प्लेसमेंट है तो a भी डिस्प्लेसमेंट होगा, b भी डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे अगर r डिस्प्लेसमेंट है तो a और b भी डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी होगी। जैसे अगर आपको कोई फॉर्मूला पता है, जैसे सिंपल सी बात बताता हूँ, इसको मैं रब कर दूंगा, जस्ट बताता हूँ। जैसे v इक्वल टू u प्लस a b, तो ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड। अब सुनना, जैसे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस ये a इंटू टी वेलोसिटी होता है। a इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अगर आप एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई करें, देखो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो मीटर पर सेकंड। ये भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी। समझ में आई बात आपको स्टूडेंट्स। सो ऑलवेज एक चीज याद रखना आप लोग, only same physical quantities are added और subtracted। और फिर हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, तो जो रिजल्टेंट आता है मैग्नीट्यूड वाइज, देखो मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखता हूँ r मैग्नीट्यूड वाइज। अगर आप ऐसा लिख सकते हो या तो ऐसा भी लिख सकते हो। इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। you know what is theta is angle between this। और यहाँ पे जो आंसर आता है वो आ जाता है r is equal to अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos theta। यहाँ पे ये आंसर आता है। ठीक है। सिमिलर, तो ये हुआ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर आपको एक बार एडिशन आ जाता है तो सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल होता है। ठीक है। वैसे ही दो वेक्टर में हमेशा मल्टीप्लिकेशन भी दो टाइप के होते हैं। कैसे, जैसे सेम ऐसे ही मैं लिखता हूँ,
let A and B are the two vector and theta is the angle between them. लेकिन यहाँ पे A और B सेम वेक्टर भी हो सकता है और अलग वेक्टर भी हो सकता है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन सेम वेक्टर में भी होता है और डिफरेंट वेक्टर में भी होता है. यही सब हमको पढ़ना है, सीखना है. जैसे डॉट प्रोडक्ट में से A और B दो वेक्टर हैं, तो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा. में आपने ये चीज पहले ही पढ़ी है. जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं. जैसे वर्क डन होता है which comes out to be force dot displacement, तो इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये डॉट है. इसका जो आंसर आता है इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. स्केलर भी कह सकते हो और डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हो स्टूडेंट्स. स्केलर और डॉट, क्योंकि इसका जो आंसर आता है, देखो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है. दोनों वेक्टर के जैसे A और B दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट किया गया है. तो मैथमेटिकली A डॉट B कैन बी रिटन एज AB cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B. तो सेम ये एग्जांपल आपने पढ़ा है. वर्क डन जो होता है वो F डॉट D होता है, व्हिच कैन फर्दर बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला FB cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो बच्चों आपको जो क्लास 9th में पढ़ाया गया था ना, उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल 0 डिग्री होता था, इसलिए cos 0 1 हो जाएगा. तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आंसर आता था. तो वो डॉट प्रोडक्ट होता था. समझ में आया? ऐसे ही आपने क्रॉस प्रोडक्ट आज तक पढ़ा नहीं है फॉर्मूला वाइज, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऐसा, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर AB sin थीटा n कैप आता है. अब ये n कैप क्या है इसको सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं. क्या कहेंगे इसे? हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहेंगे. ठीक है ना? AB sin थीटा n कैप, इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो वेक्टर आता है. यहाँ पे दो ऐसे वेक्टर मल्टीप्लाई हुए हैं जिसका आंसर स्केलर आया है. जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डॉट फॉर्म में हुआ है और आंसर वर्क डन आया है जो स्केलर है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. जैसे टॉर्क को डिफाइन करते हैं R क्रॉस F से. ये सब जब हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा. जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूं मैं, आगे क्या पढ़ने वाले हैं. टॉर्क इज डिफाइंड एज R क्रॉस F. R इज अ वेक्टर, F इज अ वेक्टर, आंसर भी वेक्टर है, इसीलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं. ये मैथमेटिक्स का मल्टीप्लाई साइन नहीं है, ध्यान रखना. ठीक है ना? तो फिजिक्स में दो टाइप से मल्टीप्लाई होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट. दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई ऐसे करो, अगर बीच में डॉट है तो आंसर स्केलर आएगा, अगर बीच में क्रॉस है तो आंसर वेक्टर आएगा. ठीक है ना? तो हम ये सब चीज पढ़ने वाले हैं. ये फॉर्मूला कैसे आए, ये फॉर्मूला कैसे आए, ये डिराइव करेंगे, इन चीजों को देखेंगे. ठीक है? तो एक जस्ट ओवरव्यू आप बना लो स्टूडेंट्स, कि आपको पूरा आइडिया है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, और फिर हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स? ये एक ओवरऑल जो जो चीज पढ़ने वाले हैं उसकी एक नोट है, और फिर हम डिटेल में एक एक चीज को देखते हैं. इसे नोट कर लो स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो ये देख लिया ओवरव्यू. अब अपन जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर. मैक्सिमम कंटेंट एडिशन ऑफ वेक्टर का ही है. ये फॉर्मूला क्या डिराइव होती है, इसका मतलब क्या है, इन सब चीजों को देखेंगे हम लोग. ठीक है? ध्यान रखना, एडिशन ऑफ वेक्टर दो सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही होता है. अगर A प्लस बी लिखते हैं तो A डिस्प्लेसमेंट है तो B भी डिस्प्लेसमेंट होगा, A वेलोसिटी है तो B भी वेलोसिटी होगा, A एक्सेलरेशन है तो B भी एक्सेलरेशन होगा. समझ में आया? आई नो बात आपको? एडिशन हमेशा सेम फिजिकल क्वांटिटी में होती है. तो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अपन को एडिशन ऑफ वेक्टर में हमको क्या पता है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ा है 9th-10th पे, लेकिन छोटे लेवल पे पढ़ा है. तो आपका क्या लेवल है और अभी क्या पढ़ने वाले हैं, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. सो ये मेन टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर. पॉइंट वाइज लिखते जाएंगे अपन, फिर डेरिवेशन भी करेंगे जो फॉर्मूला मैंने लिखी थी. तो देखो स्टूडेंट्स, पॉइंट वाइज अपन इसको समझते हैं क्या है. तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ फर्स्ट पॉइंट में आपको, और मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ. मतलब ऐसा देखो स्टूडेंट, सपोज एक ब्लॉक है m मास का. ठीक है? एक ब्लॉक है m मास का. मतलब आपको क्या पता है मैं वो भी बता रहा हूँ, और आपको क्या नहीं पता है वो हम क्या सीखने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे. इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन ऑन दिस साइड. यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. यू नो, लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड, एरो शोज द डायरेक्शन.
फोर्स है, ठीक है ना, ये फोर्स को मैं ऐसा बोल दूं कि भाई F1 फोर्स है, मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ, डायरेक्शन वाइज नहीं लिख रहा, सिर्फ मैंने देखो ऐसे ऊपर एरो नहीं बनाया है, अगर एरो बनाया होता तो IJ लिखता है, लेकिन अभी वैसा नहीं लिख रहे हैं, अभी अपन मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे कि ऐसा अभी क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना, सबके आंसर बाद में आएंगे, अभी अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे सब चीज समझ में आता है, ठीक है ना, जो बचपन में ABCD सिखाते हैं तो भाई सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ग्रामर क्या करेंगे, वो सब चीज हम पता ही नहीं होता तो करते ही नहीं है डिस्कस, ठीक है ना, तो एक नई चीज पढ़ रहे हो ध्यान रखना, लेकिन ये चीज पढ़ी हुई है इसलिए वैसे बता रहा हूँ। तो एक ब्लॉक पे एक जन इधर फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन, 10 है तो ये लेंथ शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 सपोज, ठीक है ना, और एक 6 न्यूटन इधर लगा रहा है एक पर्सन, मतलब एक ब्लॉक को, तो 6 न्यूटन मैंने छोटा बनाया, 10 न्यूटन बड़ा है, ये F2 यहाँ पे 6 न्यूटन अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द नेट फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, आप बोलोगे सिंपल सर, यहाँ 10 लगा रहा है, यहाँ 6 लगा रहा है, तो नेट 4 होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा सर, राइट डायरेक्शन में होगा, बराबर, ये सबको आता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और उसका लेंथ देखो ये 10 है, ये 6 है, तो 4 जितना लेंथ होगा, लेंथ वाइज 4 होगा मैग्नीट्यूड, तो वैसे ही मैंने बनाया, और 4 न्यूटन नेट फोर्स होगा ऑन दिस डायरेक्शन, ऑन राइट डायरेक्शन, बराबर, तो ये सब लोगों को आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा एक दूसरा एग्जांपल बनाऊं कि सेम एक ब्लॉक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस ब्लॉक को एक फोर्स यहां पे लग रहा है विच इज 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स यहां पे लग रहा है विच इज 6 न्यूटन। अब अगर मैं आपको पूछूं कि भाई नेट फोर्स कितना, तो आप क्या बोलोगे, कितना होगा नेट फोर्स, ठीक है ना, आप सबको ये आंसर पता ही हो गया होगा कि नेट फोर्स तो सर ऑब्वियस बात है, नेट फोर्स 16 न्यूटन होगा इस डायरेक्शन में, और लेंथ 16 जितनी बना देता हूं मैं, भाई सर नेट फोर्स 16 न्यूटन होगा, ठीक है ना, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, तो ये वेक्टर एडिशन ही है जो आपने पढ़ी हुई है, भाई दो एक इधर पुल कर रहा है, इधर पुल कर रहा है, तो नेट इधर लगेगा 4, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में पुल करेंगे, कोई भारी ऑब्जेक्ट है उसको आपको डिस्प्लेस करना है, एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करना है, तो भाई दो जन मिलकर चलो अपने इसे पुल करते हैं, तो पुल करके यहाँ या पुश करेंगे, इधर इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो ज्यादा फोर्स यहाँ लगेगा, समझ में आई बात बच्चों ना, सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे मैं वो पॉइंट लिखता हूं जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, इस जगह पे मैं वो पॉइंट लिखूंगा जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, जो अब पढ़ना है। जैसे कि सपोज एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को मैं थोड़ा पॉइंट ऑब्जेक्ट से बता देता हूँ, ऐसा इजी रहेगा, ठीक है, कि भाई इस पे यहाँ पे 10 न्यूटन या तो 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, और दूसरा इधर 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो नेट फोर्स कितना, सपोज इनके बीच में कुछ एंगल भी रख देते हैं, 60 डिग्री एंगल है, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, यहाँ पे एंगल कितना है 0 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 60 डिग्री है, तो वही नेट फोर्स बताओ, तो आप कुछ सोचना मत, आपको इसका आंसर नहीं आएगा निकालना, वही तो अपन को अभी कैलकुलेट करना है, वही अपन को सीखना है, समझ में आया, ऐसे आंसर आपको नहीं आएंगे, क्लियर, ओके, तो यही चीज हमको सीखनी है, क्लियर, तो क्या आपने ऐसी चीजें पढ़ी हुई है, ऐसी चीजें नहीं पढ़ी है, ये नया वेक्टर अलजेब्रा है, ठीक है ना, तो ये चीज हमको पढ़ना है इन वेक्टर एडिशन। सो अब हम आगे एडिशन ऑफ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वो एग्जांपल हम बहुत बेसिक एक वेक्टर को लेंगे, अपन ऐसा करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लेते हैं, उससे अपन उसको समझते हैं, ठीक है ना, ये 3 पॉइंट लिख लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे अपन ने एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे ये चीज आपको पता थी, ये नहीं पता है, अब इसका डेरिवेशन करेंगे, क्या कहाँ यूज होता है वो देखेंगे, और एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं आपको, जैसे एक सिंपल से मतलब आपको मैंने बताया था कि वेक्टर क्या होते हैं, तो वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, यूनिट होता है, लेकिन वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करता है, ठीक है ना, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, तो हम वही चीज पढ़ रहे हैं,
तो अभी हम उसी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में लॉ ऑफ ट्राइंगल देखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब लॉ ऑफ ट्राइंगल को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे अब ये डेरिवेशन है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ ट्राइंगल लॉ है, और फिर उसके बाद जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज होते हैं ना स्टूडेंट्स, उनमें ये लॉ लगता है, ये ध्यान रखना। लॉ ऑफ ट्राइंगल भी लॉ ऑफ ट्राइंगल होता है, ये हर एक वेक्टर क्वांटिटी में लगता है। जैसे पूरे यूनिवर्स में जितने भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, सो जो कैलकुलेशंस हम जब यूज करते हैं, उनके कैलकुलेशंस फॉर्मूलाज जो भी डिराइव किए हुए हैं, जो भी लॉज हैं, अगर वेक्टर को ऐड करने में ये लॉ हमेशा लगता है। तो ये एक लॉ है, ये चीज ध्यान रखना, क्लियर। और एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं तो दो ऐसे वेक्टर होते हैं जो सेम फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं, उसका एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, और वो एग्जांपल उस फिजिकल क्वांटिटी में अप्लाई हो रहा है तो सारे फिजिकल क्वांटिटी जो भी वेक्टर है उसमें भी वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो हम वो एग्जांपल लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, सबसे बेस्ट और बेसिक एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट का लेते हैं। तो सपोज स्टूडेंट्स ये एक 2D फिगर है, तो ये जो स्मार्ट बोर्ड है आपके सामने, ये एक 2 डायमेंशन है। सपोज ये एक एक्सिस है, ये दूसरा एक्सिस है, 2D ऑब्वियस बात है, इसे 2D फिगर आप जो भी देख रहे हो 2 डायमेंशन में, इसमें तो दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब सपोज इस स्मार्ट बोर्ड पे या इस प्लेन, इसको 2D को प्लेन भी बोलते हैं, प्लेन सरफेस या प्लेन सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। इस पे एक इंसेक्ट है, देखो मैंने एक लाइन बनाई है, पहले लाइन नहीं थी, ठीक है ना। इस पॉइंट पे इंसेक्ट है, ठीक है। मैं एक कहाँ गया, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूं, ठीक है ना। सपोज इस पॉइंट पे इंसेक्ट है, ये वाले पॉइंट पे जो मैंने ब्लैक डॉट से एक पॉइंट बनाया है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इस पॉइंट पे एक इंसेक्ट है। अब क्या है, वो इंसेक्ट जहां जहां मूव करता है ना, वहां अपना ट्रेल छोड़ते जाता है, मतलब अपना ट्रेस छोड़ते जाता है। ऐसे एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। मतलब जिस जिस जगह से जाता है वहां अपने पाथ को छोड़ते हुए जाता है, ठीक है ना। बोलते हैं ना, अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए जाता है, ठीक है। सिंपल सा ऐसा लॉजिक बोल सकते हैं। जहां जहां से वो जाएगा अपनी पोजीशन छोड़ते हुए जाएगा। अब सपोज ये है, इस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो बिकॉज ये आपके रेंज में है। अब मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक बोलूं कि भाई आप ऐसा करो कि एक पॉइंट आपके घर से इंस्टीट्यूट तक स्केल से मेजर करो, तो प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है। इतने में आप स्केल से मेजरमेंट ले सकते हो, जो आपकी वो बोलते हैं ना स्केल होती है मेजर करने के लिए। लेकिन वो आपके घर से आओ यहाँ तक मेजर करो तो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस होगा। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे वैसे ही थोड़ा प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। अगर यहाँ से इंसेक्ट ने ऐसे मोशन करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ गया, तो लेंथ यहाँ से यहाँ गया। सपोज वो O पे था, वहां से वो A पॉइंट पे चला गया, O to A, ठीक है। और ये व्हाइट पेन से जो बनाया हुआ है, ये उसका ट्रेसिंग ऑफ पाथ है। Where length shows the magnitude, arrow shows the direction. वो इस डायरेक्शन में गया स्टूडेंट्स, समझ में आई बात आपको? बहुत ध्यान से समझना, वो इस डायरेक्शन में गया। Where length shows the magnitude, arrow shows the direction. इस वेक्टर को मैं एक नाम दे देता हूँ, तेरा नाम A वेक्टर, या तो OA बोल दूं या A वेक्टर बोल दूं, एक ही बात हुई। भाई तेरा नाम A वेक्टर, ये उस इंसेक्ट का पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर मान लो इंसेक्ट रुक गया, अब वो सोचे कि भाई ऐसा करता हूँ मैं यहाँ से ऐसे जाता हूँ, तो वो देखो ऐसे चला गया, यहाँ से मूव करते कर, पहले यहाँ था, O से A पे गया, फिर A से यहाँ जाके यहाँ रुक गया, फाइनली वो यहाँ रुक गया। सॉरी, फाइनली वो इस B पॉइंट पे स्टूडेंट्स आके रुक गया। तो ये उसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, पहला भी डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। ये जो दूसरा डिस्प्लेसमेंट है, इसको अपन बोलते हैं भाई तेरा नाम है B वेक्टर, इसका नाम क्या है B वेक्टर, ठीक है ना, उसी डिस्प्लेसमेंट का, उसी का नाम है B वेक्टर। क्लियर? तो सबसे पहले उसका ये पहला वेक्टर को था जो डिस्प्लेसमेंट था A, फिर यहां से टर्न लेके यहाँ पे B आ गया, इतना पाथ ट्रेस किया। अब अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि इस इंसेक्ट का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस तो क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो आप क्या करोगे, अपना फुट जो बोलते हैं ना फुट स्केल लोगे, हिंदी में उसे फुट पट्टी कहते हैं, इंग्लिश में स्केल कहेंगे।
स्केल से मेजर करोगे ये लेंथ, और स्केल से सपोज ये लेंथ आई फॉर एग्जांपल सर 40 सेंटीमीटर, है ना, ये आई सर 50 सेंटीमीटर, तो 40 प्लस 50 सर 90 सेंटीमीटर उसका डिस्टेंस हुआ। सही है कि नहीं? बराबर सबको समझ में आया, एकदम बेसिक 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स सबको समझ में आ गया होगा कि 90 सेंटीमीटर, सपोज ये 40 सेंटीमीटर है, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया 40 सेंटीमीटर, तो पाथ ट्रेस्ड बाय द बॉडी इज डिस्टेंस, ठीक है ना। लेकिन हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, जो डिस्टेंस तो स्केलर होता है, तो वेक्टर में होता है डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बच्चों आपको पूछूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे एक मिनट सर मैं बता रहा हूं डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहां से ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना डिस्प्लेसमेंट है, बराबर। आप क्या करोगे, वो स्केल लोगे, मेजर करोगे और आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैं यहां से स्केल से एक लाइन बना दूं, मैंने ऑरेंज से एक लाइन बना दी O to B, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये हो गया आपका R, जो नॉर्मली हम इसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। सो ये आपका जो ऑरेंज पेन से लाइन बनाई हुई है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये पहला उसका डिस्प्लेसमेंट था, ये दूसरा डिस्प्लेसमेंट था, और ये नेट है, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट मतलब रिजल्टेंट, बोलते हैं ना रिजल्ट क्या आया बच्चों। जैसे मैं अगर ये मान लो ये इसको हटा दूंगे, मैं बोलूंगा ये यहाँ गया यहाँ गया, ठीक है ना। अब मैं बताऊँ यार नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक नेट डिस्प्लेसमेंट, यही बोलोगे ना। तो उसी को भाई आपने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, लेकिन जनरली कोई भी वेक्टर के लिए अपन बोलेंगे रिजल्टेंट क्या आया, तो रिजल्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आया यहाँ पे, तो रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट ये आया, ये रिजल्ट आया उसके डिस्प्लेसमेंट का, समझ में आया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ट्राइंगल का लॉ क्या है, सुनना ध्यान से। जैसे ये फर्स्ट ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है, लेट ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स है, जो भी हम लोग लिखते हैं, ऑलवेज जॉइन द tail of one to the head of last vector, ठीक है ना। join tail of first vector to head of last vector, tail of first vector to head of last vector, which gives a resultant vector। ओके, सो देखो अगर आप इन तीनों को देखोगे, ये ए वेक्टर है, आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा ही बोल देंगे कि भाई जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसमें सपोज किसी को ए वेक्टर बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, आप बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या है। तो इन तीन में से ऐसा कौन सा वेक्टर है जो टेल से हेड ज्वाइन कर रहा है। देखो ये वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन कर रहा है, ये वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन कर रहा है, ये वेक्टर टेल टू हेड ज्वाइन कर रहा है, मतलब ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। According to this law of triangle, joining the tail of one to the head of last will give you a resultant vector। तो ये resultant vector है स्टूडेंट्स, समझ में आई बात आपको? क्लियर? बहुत सिंपल सा है कि भाई ये लॉ है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये क्या है, लॉ है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछते हैं कि भाई ये लॉ, अब देखो सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे। जैसे सपोज यहां से यहां पे गया था 40, यहां से यहां पे गया था 50, ठीक है ना। और आपने सपोज ये मेजर किया, क्लियर। जैसे सिंपल सा अगर मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं ना, आप घर पे भी करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लाइन बनाना, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन घर पे करना, सब प्रैक्टिकली करके देख सकते हो अगर टाइम है आपके पास तो। एक लाइन बनाओ, वो लाइन बनाओ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है आप लोग के लिए। सुनना ध्यान से जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन बनाना 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल यहां रखना 60 डिग्री, मतलब ये 60 डिग्री,
ये एंगल 60 डिग्री रखना, ठीक है ना। वो आप प्रोटेक्टर से कर सकते हो 60 डिग्री, ठीक है। समझ में आया ना कौन सा 60 डिग्री रखना है अपन को। ये थोड़ा प्रॉपर बना देता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाओगे। सपोज इंसेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया स्टूडेंट्स, फिर यहां से यहां गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये एंगल सपोज 60 डिग्री बनाना, ठीक है। अब अगर बच्चों मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इंसेक्ट, आप बोलोगे 16 सेंटीमीटर, सिंपल। तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी 16 है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट अगर आप ये जब मेजर करोगे ना तो ये 14 सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट्स। ये क्या आएगा? 14 से, मेरे को आंसर पता है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ये 14 सेंटीमीटर आएगा। अब आप बोलो सर आपने ये कैलकुलेशन कैसे कर लिया? ठीक है ना, मेरे को फॉर्मूला पता है, कैलकुलेशन पता है, इसीलिए आंसर निकाल दिया मैंने। लेकिन अगर आप स्केल से करोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, वो 16 तो आना नहीं है, 16 तो डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 14 आएगा। आप स्केल से मेजर करके देखना स्टूडेंट्स, 14 आएगा, ठीक है ना। तो 10 + 6 इज नॉट 14, इट इज 16। तो 14 कैसे आया? उसका वही फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज देखो, मैं इसको रब करता हूं, देख लेना, वही आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट इज दिस, ये क्या बोलते हैं, इसमें टेल टू हेड जो ज्वाइंट किया वो रिजल्टेंट हुआ ए और बी वेक्टर का। ए और बी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ए और बी के बीच का एंगल कितना है? तो देखो स्टूडेंट्स, एंगल के लिए हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करने के लिए दो वेक्टर के टेल ज्वाइंट होने चाहिए। सो दो वेक्टर के टेल ज्वाइंट होंगे, तो सपोज ये ए वेक्टर है, सॉरी मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको ख्याल रहे, ये ए वेक्टर है आपका, जैसे यहाँ पे ये ए है और ये बी वेक्टर है। तो ये बी और ए का टेल दोनों साथ में ज्वाइंट है। टेल ज्वाइंट करने के लिए या तो आप इसे पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर दो, या ए को यहाँ कोलिनियरली शिफ्ट करके देखो, तो ये एंगल होगा थीटा। अगर मैं ए को कोलिनियरली शिफ्ट कर देता हूँ, समझ में आया ना, मतलब ए और बीच का एंगल ये होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। समझ में आई बच्चों? तो यहाँ पे ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा, ये ऐसा, ये थीटा होगा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। समझ में आया ना कैसे? ये मैंने रफ में आपको करके बता दिया। होपफुली अब आपको वेक्टर की प्रॉपर्टीज भी पता है, तो पता चल गया होगा कि कैसे ये आंसर आया। सिंपल, ए को कोलिनियरली शिफ्ट कर दिया यहां से यहां, तो ये ए और बी के बीच का एंगल होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, व्हाट इज लॉ ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दिस, लेट ए एंड बी आर two vectors and theta is angle between them, then this is the resultant vector which is can be written as a vector plus b vector। अब ये वेक्टर वाइज एडिशन करना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि भाई ये 10, ये 6, तो ये 16 नहीं था, 14 था, तो डायरेक्टली ये वेक्टर एडिशन लिखा है। लेकिन मुझे ये लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो क्या करूंगा, अब वही हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये लॉ ऑफ ट्रायंगल है। अब अपन इसको मैग्नीट्यूड वाइज कैलकुलेट करेंगे। अपन को क्या करना है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना, मतलब इस r का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। अब अपन उसकी कैलकुलेशन करेंगे। तब तक ये लॉ लिखो, बहुत सिंपल है, टेल टू हेड से। ये आप सबको पता है कि भाई ये ट्रेस, तो आपको पता है कि ये जो ट्रेस किया वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द रिजल्टेंट, दैट इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ ट्रायंगल ना, या लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी होता है, एंड में समझाऊंगा लॉ ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन ऑल वेक्टर्स आर एडेड इट विल गिव यू अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी तो अपन दो ही वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो जो इंसेक्ट था फॉर एग्जांपल, वो एक ये डिस्प्लेसमेंट गया, दूसरा ये गया, और उसने दो डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या बनाया था, थीटा, ठीक है ना। तो उसका नेट रिजल्टेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये उसका नेट रिजल्टेंट या डिस्प्लेसमेंट हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको लिखो। अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि ये रिजल्टेंट की फॉर्मूला कैसे आएगी, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखो, ये डेरिवेशन है, इसको कंटिन्यू करते हैं। ये पहले लॉ लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी को मैं आगे लिखता हूं, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी अपन को क्या करना है, अपन को इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है,
ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखो अपन को ये पता चल गया, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ सिखा रहा हूँ कि इंसेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो आप डिस्प्लेसमेंट तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन हर बार ये प्रोसेस थोड़ी होगा कि आप स्केल लेके डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे। तो आपके पास एक फॉर्मूला चाहिए, उसी फॉर्मूला को हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज ले जा रहा हूँ, उस पर ये फिगर वापस से लाऊंगा और अपन को ये लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब अगर आप इस फिगर को देखो ना, तो ये कुछ स्केलिंग टाइप का ट्राइंगल है। तो 11th के करंटली लेवल पे जो मैथ्स आपने पढ़ी है, तो यू कैन नॉट फाइंड द लेंथ ऑफ दिस आर। तो आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से आंसर निकालना आता है। तो अपन इसको राइट ट्राइंगल में थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, मतलब राइट ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। तो देखो आगे कंटिन्यू मैं लेके जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। मतलब ये चीज हटा दी मैंने यहाँ से, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल सेम ही चीज है, बस वो चीज को मैं वापस लिख दूंगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखो जो अपन ने यहाँ पे लिया था, सपोज ये ओ पे था इंसेक्ट, ओ से ए पे आ गया, फिर ए से बी पे चला गया, या इसको आप ओ ए भी बोल सकते हो या ए वेक्टर भी बोल सकते हो, ये आपका बी वेक्टर है और ये रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल ये है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, थीटा, ये आपको पता है। अब अपन को क्या करना है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ ट्राइंगल जो अपन ने देखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है स्टूडेंट्स दैट आर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेक्टर वाइज whenever we add two vector that is r is equal to a plus b। बट अपन को ये क्वेश्चन में जो a और b वेक्टर है ये वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है। वेक्टर फॉर्म में मतलब i j k फॉर्म में नहीं दिया। आपको पता है यूनिट वेक्टर में अपन ने पढ़ा था i j k, वो क्वेश्चन मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया है। देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्म मतलब, अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर वेक्टर है तो हम उसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्यों लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिखते। भाई कभी कभी क्वेश्चन जरूरी नहीं कि हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही दें, वेक्टर को मैग्नीट्यूड फॉर्म में मतलब स्केलर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि सर आप वेक्टर को स्केलर में कैसे लिख सकते हो, आप आज तक वही लिखते आए हो 9th-10th में। आप बोलते हो भाई 4 से 6 न्यूटन, तो आपने स्केलर फॉर्म में ही लिखा, आपने उस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कभी नहीं लिखा था आज तक, ठीक है ना। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हो i j k फॉर्म गिवन ही ना हो, तो आप उसे इनडायरेक्टली स्केलर फॉर्म में ही लिख रहे हैं। जैसे देखो अभी मैंने आपको ये स्टूडेंट्स ये एग्जांपल बताया था पहले, ये तो ये जो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन है, ये स्टूडेंट्स अपन ने मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर फॉर्म में ही लिखा है, फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है। जो आप 9th स्टैंडर्ड में करते थे कि 10 6 ये सब आपने कौन से फॉर्म में लिखा था, स्केलर फॉर्म में लिखा था, बिकॉज़ i j k फॉर्म आप यूज ही नहीं कर रहे हो। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई। तो ये r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, लेकिन ये आपको स्केलर क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, स्केलर। अब आपको ये मतलब स्केलर फॉर्म में दिया होगा, तो आपको ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो लेंथ फाइंड आउट करनी है मतलब r का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। r का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो r का मैग्नीट्यूड निकालना है, या तो आप उसको ऐसे लिखोगे या तो आप उसको ऐसे लिखोगे, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई o टू b है ना, भाई o टू b लिख दो उसका मैग्नीट्यूड, या तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो o b। सब एक ही बात हो गई, एवरीथिंग इज वन एंड द सेम। समझ में आई बच्चों बात, सब कुछ एक ही बात हो गई। तो मैं इसको हटाता हूं यहां से ताकि आपको ये पता चल गया है, ठीक है ना। तो अपन r फॉर्म में लिखते हैं, रिजल्टेंट क्या है, ओके। अब देखो इसको अपन थोड़ा सा फिगर को सॉल्व करने के लिए, r की लेंथ निकालने के लिए जो मैथमेटिक्स अपन को आती है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। सो देखो यहां से मैं एक वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करता हूं वर्टिकली, ये कंस्ट्रक्शन है, और यहां से ऐसे। तो ये एंगल आपको पता है थीटा है, विच इज एन एंगल बिटवीन a एंड b। सो थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये अपन ने पहले भी लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपन को पता है थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। अब ABC इसको c बोल देते हैं अपन, ये राइट एंगल बना दिया है, इसको अपन c बोल देते हैं। अब अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब सुनना स्टूडेंट्स, ये लेंथ कितना है a, मैग्नीट्यूड वाइज लेंथ a है, ये लेंथ कितना है b, और ये लेंथ कितना है r। तो ये लेंथ और ये लेंथ पता नहीं, तो
तो स्टूडेंट्स एक शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ हालांकि, जैसे देखो ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये रब कर दूंगा, रफ है ध्यान रखना, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, सुनना, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो अगर ये थीटा है तो ये हाइपोटेनियस होगा, ठीक है ना। तो सपोज हम यहाँ पे ये एंगल में, सपोज मैं इसको कुछ भी नेम दे दूं, सपोज ये ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, इसको सी बोल दूं, सिंपल, ठीक है, ए बी सी बोल दिया ना। आपको ये सब पता है कि sin थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, so sin थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, so b अपॉन c आपको पता है, and cos theta is adjacent upon hypotenuse, so cos theta is adjacent upon hypotenuse which is a upon c, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, therefore b can be written as c sin theta, ठीक है ना, b can be written as c sin theta and a can be written as c cos theta, a can be written as c into cos theta। इसका मतलब ये अगर जो भी हाइपोटेनियस होता है ना, और अगर ये एंगल है तो एंगल के पास वाला हाइपोटेनियस इनटू कॉस होगा, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनियस इनटू कॉस, और ये वाला हाइपोटेनियस इनटू साइन, समझ में आई बात आपको, एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस इनटू साइन होगा और एंगल के एडजेसेंट वाला हाइपोटेनियस इनटू कॉस होगा। तो अब आप 11th में ऐसी है, ये सब ऐसा सब नहीं करने का, डायरेक्टली पता चलना है, अच्छा ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल लिया है तो एंगल के एडजेक्शन वाला, क्योंकि कॉस में एडजेक्शन आता है, एंगल के एडजेक्शन वाला हाइपोटेनियस इनटू कॉस होगा, सो हाइपोटेनियस इज बी इनटू कॉस थीटा, और एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस इनटू साइन होगा, सिंपल। अब जैसे ऐसा ट्रायंगल दिया है आपको, सेम भाई ये सी बी और ए, बट सॉरी सी बी और ए पर एंगल ये दिया है, तो हाइपोटेनियस तो यही रहना है स्टूडेंट्स, लेकिन एंगल के सामने वाला साइन होगा, तो हाइपोटेनियस इनटू साइन, और एंगल के एडजेक्शन वाला कॉस होगा। तो ऐसा डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, ऐसा सब नहीं लिखना है अभी 11th स्टैंडर्ड में, ध्यान रखना, बहुत सिंपल, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस इनटू कॉस और सामने वाला हाइपोटेनियस इनटू साइन, एंगल देखने का, एंगल वाला कॉस, एंगल के सामने वाला साइन, समझ में आया। तो अभी मैंने ये एक बार बता दिया आपको ऐसा इतना बड़ा लिख के, अब मैं डायरेक्टली आगे लिखूंगा कि भाई राइट ट्रायंगल है तो ये हाइपोटेनियस है, तो ये एंगल के साइड वाला, एंगल के पास जो होता है ना साइड, वो हाइपोटेनियस इनटू कॉस होता है, तो यहाँ हाइपोटेनियस की लेंथ b है, ये हाइपोटेनियस इनटू कॉस है, और सामने वाला हाइपोटेनियस इनटू साइन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो, मैं रब कर रहा हूँ, साइड में रफ में लिख देना आपको लिखना हो तो ये क्या किया मैंने, ये कैसे आया वो बताया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब अपन r की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ r, सो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ r, ओके। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे इसको भी रब कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले, देखो r निकालते हैं अपन, तो फिर समझाता हूँ r। अब ये राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, सो इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल BCO, एंगल BCO is 90 degree. So by Pythagoras theorem, BO square is equal to BC square plus OC square. Okay. Now BO square is, length of BO is r square, आपको ये r ही निकालना है, magnitude, we need to here find out the length r magnitude wise only, r square। BC क्या है स्टूडेंट्स, BC की जो वैल्यू है that is b sin theta, the whole square। OC क्या है, देखो ये a लेंथ है और ये b cos theta है, तो a plus b cos theta होगा, a plus b cos theta the whole square, ठीक है। So now you know what is we need to do here। ये स्कूल एग्जाम में भी डेरिवेशन पूछ सकते हैं, b square sin square theta हो गया, a plus b the whole square is a square plus b square plus 2ab होता है, वही करता हूँ। So this is a square plus this second term square plus 2 first term into second term, ठीक है।
ये दोनों में से अब इतनी मैथ्स तो आपको आती है, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया तो खाली बी स्क्वायर बचा प्लस 2ab cos theta. That means your final answer comes out to be r, जो आपको निकालना था ये r का मैग्नीट्यूड निकल गया आपके पास, which comes out to be under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is your formula students, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक सेकेंड, ठीक है। सो ये व्हाइट लाइन तो ऐसी डिजाइनिंग लाइन ही है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ओके, सो दिस इज, तो मैंने आपको यही बताया था कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि सपोज आप ऐसा देखो कि इंसेक्ट यहाँ से 10 सेंटीमीटर गया, ठीक है, फिर उसने टर्न लिया 60 डिग्री का, ठीक है ना, मतलब ये दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और फिर वो 6 सेंटीमीटर गया यहाँ पे, तो भाई उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ तो 16, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो देखो 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर मतलब 100 प्लस 6, 100 प्लस 6 स्क्वायर इज 136, ठीक है ना, प्लस 2 a इज 10, 6 60 और ये cos हाफ, cos 60 हाफ हो जाएगा, हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 196 बचा, मतलब ये 14 सेंटीमीटर आएगा, रूट 196 इज 14। तो ऐसे मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बताया था। तो ये आपने क्या किया, क्वेश्चन में सीधा कैलकुलेशन हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली ये जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड आ गया, बट इस रिजल्टेंट का इसका एक डायरेक्शन भी है स्टूडेंट्स, देखो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन जरूरी नहीं है आई जे के से, कभी कभी जब क्वेश्चन को ऐसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में देते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर्म, और क्वेश्चन को स्केलर फॉर्म में देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलर फॉर्म और मैग्नीट्यूड फॉर्म, जैसे कि ये मैंने बताया कि भाई ये 10 सेंटीमीटर गया, भाई आई जे के फॉर्म में नहीं दिया, फिर ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर गया, जैसे कि भाई मैं ऐसे गया, ऐसे मूव करके भाई 10 सेंटीमीटर गया, फिर मैंने 60 डिग्री टर्न लिया, फिर मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर गया, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मेरा डायरेक्शन क्या हुआ, तो सर आपका इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ सर, आप 60 डिग्री टर्न लिए, यहाँ 60 डिग्री डालूंगा तो भाई 14 सेंटीमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, बराबर। लेकिन मैं कौन से डायरेक्शन में गया, तो आप इस डायरेक्शन में गए हो, ये वाले डायरेक्शन में गए हो, इस डायरेक्शन को अल्फा बोल देंगे। तो हम लोग बच्चों कभी कभी डायरेक्शन एंगल से भी निकालते हैं, और खासकर आपने ध्यान में रखा होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड वो एंगल से ही होता है। सपोज मेरे को जाना है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो बेसिकली मैं अभी ईस्ट फेस कर रहा हूँ, अब मेरे को मान लो कि बोल रहा है नॉर्थ, फॉर एग्जांपल साउथ जाना है, तो क्या बोलेंगे, ऐसा करो आप यू टर्न 90 डिग्री, तो मैं 90 डिग्री टर्न हो गया ना, वो स्ट्रेट, अब मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ, सो मैं यहाँ से 90 डिग्री टर्न हो जाऊंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, 90 डिग्री डाउनवर्ड, अच्छा 90 डिग्री डाउनवर्ड, 90 डाउनवर्ड, ओके, ठीक है ना। अब मैं 90 डिग्री अपवर्ड, राइट हैंड थंब रूल, 90 डिग्री अपवर्ड मतलब ऐसे ऐसे टर्न, तो मैं नॉर्थ चला जाऊंगा, 90 डिग्री डाउनवर्ड, 90 डिग्री डाउनवर्ड, अच्छा ऐसे, तो मैं साउथ चला जाऊंगा, ये सब चीजें होता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो एंगल से भी पता चलता है यहाँ पे हम लोगों को कि डायरेक्शन क्या है। तो अब हमको ये एंगल निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये एंगल कितना है, तो देखो ये एंगल कैलकुलेशन है, यहाँ पे जो डायरेक्शन आता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो होता है वो हमें पता चलता है अल्फा से। तो अल्फा क्या है, तो भाई tan अल्फा से निकालेंगे, which is tan अल्फा। What is your tan अल्फा? tan अल्फा is opposite, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ऑपोजिट क्या है, b sin थीटा अपॉन एडजेक्शन, एडजेक्शन क्या है a plus b cos थीटा। तो ये आपका डायरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो अल्फा एंगल आया है ना वो a के रिस्पेक्ट में आया है, ये अल्फा एंगल a के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गया, स्कूल एग्जाम में ये डेरिवेशन को पूछते हैं। अब अपन इसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखेंगे। तो ये डेरिवेशन नोट डाउन कर लो, बहुत सिंपल था, ये सिंपल ही था कि इंसेक्ट यहाँ से ऐसे गया, सपोज
फिर वो यहाँ से, ये उसका पहला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, फिर वो यहाँ चला गया। अब मैं बोलूंगा उस इंसेक्ट का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप कैलकुलेशन कर लोगे। उसके लिए आपको पहला और दूसरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, एंगल कितना है पहले और दूसरे डिस्प्लेसमेंट में वो पता होना चाहिए, डायरेक्शन, अच्छा डायरेक्शन यहाँ से पता चल जाएगा tan अल्फा से। सो अल्फा से डायरेक्शन पता करते हैं, उसे प्रैक्टिकली अपन देखेंगे, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स इतना नोट डाउन करो, फिर एग्जांपल के साथ समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट आपका फाइंड आउट हुआ, वो रिजल्टेंट क्या आया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, ओके। एंड जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन आया वो tan अल्फा से निकाला। अब इसका मतलब क्या है, क्या इसका एक एग्जांपल से देखते हैं। हम वही एग्जांपल देखेंगे जो पहले हम लोगों ने वर्कआउट किया था, जिसका आंसर नहीं आ रहा था, हमको याद है 10 न्यूटन 16 न्यूटन फोर्स। उसी तरीके से अपन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इसको अपन अलग अलग फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि सपोज हमने एक एग्जांपल देखा है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसी एग्जांपल को। जैसे सपोज स्टूडेंट्स, एक रिस्पेक्टिव बॉडी है, यहाँ पे इमेजिन करते हैं दिस इज वन बॉडी, ठीक है। इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। वन इज दिस फोर्स इज first force which is acting on a body is 10 न्यूटन, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और दूसरा फोर्स जो एक्ट हो रहा है F2 which is 6 न्यूटन। ये क्वेश्चन गिवन था और इन दोनों के बीच का जो एंगल था that angle was 60 degree. Now we need to find net force acting on the body. Net force acting on body, ठीक है ना। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी और उसका डायरेक्शन भी। अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहाँ पे फोर्स जो गिवन है वो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, मतलब आईजे के फॉर्म में नहीं दिया है, मैग्नीट्यूड फॉर्म मतलब स्केलर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब उसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया है। तो हमको पता चल जाएगा कि भाई अपन को ये आंसर, ये फॉर्मूला यूज करनी है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। बिकॉज वेक्टर फॉर्म में देते हैं तो जैसे हम उसे डायरेक्टली ऐड करेंगे, वो सब कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना। लेकिन क्वेश्चन मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, जैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, वो सब देखा, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट्स डायरेक्टली अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि फॉर्मूला से अपन इसको सॉल्व करें, सपोज इसका मैं सॉल्यूशन लिखूं, तो सॉल्यूशन क्या था भाई, रिजल्टेंट जो होता है नेट, उसका फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है ना। दो फोर्स है, मतलब दो वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनके बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है, सिंपल। तो थीटा आपको पता है बिकॉज दोनों के टेल जॉइंट है यहाँ पे, सिंपल सा, दोनों का क्या जॉइंट है बच्चों, टेल जॉइंट है। सो थीटा इज 60 डिग्री। मतलब अब आप इसको किसी को a नेम दे दो, किसी को b नेम दे दो। तो देखो मैं यहाँ पे फिगर में जो चेंज कर रहा हूँ, सपोज इसको अपन ने a बोल दिया और इसको अपन ने b बोल दिया, ठीक है ना। f1 को a बोल दिया, f2 को b बोल दिया, और ये अपना थीटा है, तो इसको अपन टैग कर देते हैं, इसको थीटा है, ठीक है। सो रिजल्टेंट, हम किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, नेट फोर्स का। तो जो रिजल्टेंट होगा r, वो कुछ नहीं होगा, वो नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स बॉडी पे कितना एक्ट हो रहा है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a क्या लेते हैं अपन 10, आप इसको a ले सकते हो, इसको b ले सकते हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, f1 f2 है, ठीक है। सो ये 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 210 into 6 cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60 इज हाफ, तो ये इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 plus 36 is 136, 136 plus 60 comes out to be under root of 196, under root of 196 क्या होता है, root 14, sorry, under root of root 196 is 14. So this is your net force which is acting on a body, और this is your resultant students। यही आपका रिजल्ट है। मतलब इस बॉडी पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं,
तो नेट कितना है 14 न्यूटन। अब नेट का डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? तो जैसे अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आंसर पहले नहीं पता था तो अपन ने फॉर्मूला डिराइव कर दी और उससे अपन ने आंसर निकाला। देखो स्टूडेंट्स, ये अपन ने आंसर निकाला। अब डायरेक्शन अल्फा से निकालेंगे। अब इसका भी मतलब समझेंगे कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन अल्फा कैसे होता है। देखो सो tan अल्फा जो है डायरेक्शन हम इससे समझेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये जो अल्फा होता है वो इसके रिस्पेक्ट में होता है, ये वाला यहाँ भी है यहाँ भी है, इसके रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, देखो डेरिवेशन में स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा है वो a के रिस्पेक्ट में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसके रिस्पेक्ट में है हर बार डिराइव नहीं करेंगे क्वेश्चन में, जिसके रिस्पेक्ट में वो लिख देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन अगर सपोज अल्फा a के रिस्पेक्ट में मतलब f1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो क्या आता है tan अल्फा इज इक्वल टू b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 6, साइन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है, अपॉन a which is 10 plus 6 cos 60। ओके, so this comes out to be √3/2, मतलब 3√3 हो जाएगा अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा cos 60 हाफ, मतलब 13 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कुछ कॉन्सेप्ट लिखता हूँ आप लोगों के लिए, व्हाइट पेन से लिखता हूँ फिर रब कर दूंगा, ध्यान से समझना। हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी स्टार्ट करेंगे, मैं फिजिक्स में आपको अलग से क्लास में ट्रिग्नोमेट्री समझाऊंगा, लेकिन तब तक छोटी छोटी चीजें जो यहाँ पे यूज हो रही हैं, ठीक है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखो बच्चों, फॉर एग्जाम्पल जैसे tan अल्फा की वैल्यू 1 है, एक एग्जाम्पल, ये चीज आपने पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज एन एंगल, तो आप बोलोगे सर ये तो आता है हमें निकालना, tan अल्फा इज 1, tan की वैल्यू 1 कब होती है, तो आप लिखोगे कि सर tan की वैल्यू 145 डिग्री पे होती है, ठीक है, ऐसा होता है बराबर। तो अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, अल्फा कम्स आउट टू बी 45 डिग्री, आपको पता है ये। अब इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, जो तरीका आप लोगों को नहीं आता, जो सेकंड वे है इसका लिखने का, वो मैं समझाता हूँ। मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने लूंगा, स्क्रीन भी शेयर करूंगा, तो आपको आइडिया आएगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं करना, पर करना आना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आंसर को कहाँ छोड़ना है वो पता होना चाहिए। देखो ध्यान रखना, इसको ये वाला स्टेप आपने नहीं पढ़ा है जो मैं अब बताऊंगा। tan alpha equal to 1, so alpha can also be written as tan inverse 1, so which implies alpha equal to 45 डिग्री। आपने ऐसा पढ़ा है, ये मैंने नई चीज बताई, अल्फा कैन ऑल्सो बी tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर रखूं, देखो आपके सामने मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन साइंटिफिक कैलकुलेटर का, ठीक है ना, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके सामने, रुको एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, देखो अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। यहाँ पे मैं लिखने ऐसे जाता हूँ, जैसे अगर आपको फाइंड करना है, जैसे tan इनवर्स स्टूडेंट्स, सो ये tan इनवर्स लिखा मैंने, लिख रहा है आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा होगा, tan इनवर्स 1, तो आंसर देखो कैसे 45 डिग्री आ गया। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको पता चल गया कैसे, बट हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं देंगे, समझ में आई। तब हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर भी कहाँ छोड़ना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो देखो आपने ये चीज पता कर ली, अब मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपन को ये चीज पता थी बट ये नहीं पता थी, ये नई चीज पता थी, और ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे करते हैं वो भी पता चल गया, और इसे लिखते कैसे अब आपको ये नई चीज पता चल गया। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, ये आप रफ में लिख दो साइड में, तो यहाँ पे मैं इसको भी उसी वे में लिखता हूँ, देखो ये रफ में लिख के रखता हूँ। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अल्फा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 3√3/13। तो ये आपका डायरेक्शन आ गया स्टूडेंट्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस भी ऐसे होंगे, या आप स्कूल एग्जाम में सब्जेक्टिव एग्जाम दोगे तो भी
ऐसे ऑप्शंस होंगे, मतलब इसको यही 1 होता तो आपको पता है ये 45 डिग्री होता, लेकिन ये ऐसे आ गया, मतलब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट कैलकुलेटर, तो इसको ऐसे ही छोड़ना होता है। 11th और 12th में चीजों को ऐसे ही लीव कर देना चाहिए, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट ना, यू कैन नॉट नो, बिकॉज 1 होता तो आपको पता है 45 डिग्री, 1 होता तो आपको पता है 45 डिग्री, ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो 3√3 को ऐसे ही छोड़ देना है। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे ध्यान देना, समझना। अब ये एंगल जस्ट आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मैं समझाता हूँ क्या आने वाला है, जस्ट ये जो मैं लिखूंगा ये जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लिखने वाला हूँ आपका, ठीक है ना। व्हाट अबाउट दिस प्रैक्टिकल नॉलेज? तो अगेन मैं स्क्रीन शेयर करूंगा स्टूडेंट्स आप लोग के सामने, देखो। तो ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी पहले जैसा। अब मैं लिखने जा रहा हूँ 3√3, तो देखो स्टूडेंट्स 3√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 13, सॉरी 3√3 आ गया, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो प्रॉपर रहेगा 3√3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 13, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है 0.399 आया इसका आंसर, ओके। अब देखो मैं आगे लिखता हूँ tan इनवर्स कितना होगा इसकी वैल्यू, सो मैं यहाँ tan इनवर्स करता हूँ, फंक्शन tan इनवर्स 0.397040 ऐसे कर रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आ रहा है वो आंसर आया 21.78 डिग्री, समझ में आया कितना आया 21.78 डिग्री। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी हटाता हूँ, आपको आंसर याद रखना 21.78 डिग्री, ये मैंने हटा दिया यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, 21.78 डिग्री आया अप्रोक्सीमेटली, so 21.78 degree, so approximately 21.78 डिग्री अपना ये आंसर है, ठीक है ना, अप्रोक्स आंसर जो आया आपका, ठीक है, यही आंसर था ना अपना, 21.78 डिग्री। नाउ तो अपन को कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, यही छोड़ना है, तो आपको जस्ट समझा रहा हूं मैं। अब देखो बच्चों इसका एक और एक फॉर्म बताता हूं, यू नो here we have joined the tail of two vectors so we know the theta, but for resultant अपन को resultant कैसे निकालना होता है, देखो स्टूडेंट, तो ये अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया भाई, रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लिया, एंगल फाइंड आउट कर लिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब ज्योमेट्रिकल एनालिसिस देखते हैं, क्या आपको और अच्छे से समझ में आए ज्योमेट्रिकल एनालिसिस। जैसे यहाँ देखो मैंने आपको बताया था join the tail of one to the head of last will give you a resultant, ये बताया था आपको मैंने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखो व्हाइट पेन से मैं ज्योमेट्रिकल एनालिसिस बता रहा हूँ, इसका ज्योमेट्रिकल एनालिसिस मतलब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल एनालिसिस बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है आपको मैं। सो स्टूडेंट्स देखो ध्यान से समझना, ये F1 ऐसा है, दिस इज योर F1 which is basically 10 Newton, okay, your F2 is 6 Newton, so you can shift a vector parallel to itself, तो अपन ने वेक्टर शिफ्ट कर दिया, अब ये आपका F1 हो गया, F2 हो गया which is 6 Newton, बराबर। तो ये वाला एंगल एक सेकंड, ये वाला एंगल F1 को ऐसा लिख देता हूं मैं, this is your F1 which is basically 10 Newton, okay। Now students join the tail of one to the head of last, tail of one to head of last will give you a resultant, so tail to head ये थीटा होगा ना आपका, ये वाला थीटा होगा पता है ना, क्योंकि तो tail to head join करेंगे, this will give you a resultant which is a net force, और ये आंसर कितना आया अपना 14 न्यूटन, ये अपना 14 न्यूटन आया, और इसका डायरेक्शन क्या आया, किसके रिस्पेक्ट में आया डायरेक्शन, 10 न्यूटन के रिस्पेक्ट में, देखो ये एंगल 10 के रिस्पेक्ट में आया था, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आपका अल्फा आया था विद रिस्पेक्ट टू 10 न्यूटन, समझ में आया। तो ये देखो ये F2 है, तो F2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स, मैंने F2 को क्या किया पैरेलली शिफ्ट किया, तो F2 ऐसा था पहले, F2 को पैरेलली शिफ्ट किया, यहाँ शिफ्ट कर दिया, टेल टू हेड ज्वाइन किया, तो ये रिजल्टेंट आ गया स्टूडेंट्स। ये एंगल कितना था आपका, ये एंगल आपका 60 डिग्री था, पर ये एंगल कितना आया 21,
समझ में आया? तो जो नेट फोर्स होगा ना, ये 60 है 21 है, तो थोड़ा इंक्लाइंड F1 की तरफ है। देखो F1 फोर्स ज्यादा भी है, तो नेट फोर्स इधर कहीं जा रहा होगा। समझ में आई बात बच्चों आपको? अगर कंपैरेटिव एग्जाम में आपको ऐसा पूछे रिजल्टेंट कितना है, तो 14 न्यूटन, वो तो ऐसे ही जाएगा। लेकिन अगर कंपैरेटिव एग्जाम में ऐसा पूछे कि भाई एंगल बताओ F2 के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पूछे, F1 के रिस्पेक्ट में नहीं, ऐसा बोलते हैं एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन F2 के रिस्पेक्ट में पूछे, तो अगर अल्फा F2 के रिस्पेक्ट में, तो F2 क्या है, 6 न्यूटन है, यहाँ 6 कर देने का, यहाँ 10 कर देने का। सो विथ रिस्पेक्ट टू सपोज F2 पूछे एंगल रिजल्टेंट का, सो 10 अल्फा डैश लिख देता हूं उसको मैं, और 10 अल्फा डैश कैन बी रिटन एज, यहाँ पे मैं 10 sin 60 अपॉन 6 प्लस 10 cos 60। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 10 sin 60 इज 10 रूट 3 बाय 2, मतलब 5 रूट 3 अपॉन 6 प्लस 10 cos 30, मतलब 6 प्लस 5 11 होगा, 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 11 होगा, लिख देता हूं 6 प्लस 5 11। सो योर अल्फा डैश क्या आ जाएगा? 10 इनवर्स। देखो ये आपको पता है 21 है, तो ये ओवरऑल 60 है, तो 60 माइनस 21 22 कितना होता है? 38 के अराउंड होगा। देखो वही आएगा। मैं वापस से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ आपके सामने स्टूडेंट्स, देखो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। सो देखो 10 इनवर्स, ये अपना 5 रूट 3 बाय 11 है ना, सो 5 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय 11 को एक बार मैं प्रॉपरली 5 को ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये अच्छा रहेगा, 5 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11, तो 0.78 आया, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं 10 इनवर्स कितना आएगा। तो देखो 10 इनवर्स 0.78, देखो 38 के अराउंड आया ना आंसर, तो 38 के अराउंड ही आया आंसर, ये आपका 38.20 आया, 38.21। तो ये वाला आंसर आपके पास 38.21 आया। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग हटाता हूँ, 38.21 आ गया अपना ये आंसर। सो अप्रोक्सीमेटली 38.21 डिग्री। तो ये 60 था, ये 21 आया, तो ये 38.21 आया। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आंसर लिखने होते हैं, ऐसे नहीं लिखने जिसके आपको वैल्यू नहीं है। तो सिर्फ एग्जाम में आपको बताया क्योंकि ज्योमेट्रिकल एनालिसिस बताना था, तो ये चीज यहाँ पे आपको पता चली बच्चों कि F1 फोर्स बड़ा है, F2 फोर्स छोटा है, दोनों के बीच के एंगल के लिए दोनों के टेल ज्वाइन करते हैं, दोनों के रिजल्टेंट के लिए इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, ऐसे शिफ्ट किया, टेल टू हेड ज्वाइंट किया अपन ने। तो ये अल्फा किसके रिस्पेक्ट में आया? F1 के रिस्पेक्ट में, और ये अल्फा डैश किसके रिस्पेक्ट में आया स्टूडेंट्स? F2 के रिस्पेक्ट में आया, ठीक है ना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखना है कि, या स्कूल एग्जामिनेशन में, कि किसके रिस्पेक्ट में आंसर निकालना है, F1 के F2, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको यहाँ अकेला डिनोमिनेटर में ये सिंगल टर्म उसको लिखना होता है स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो और एक चीज और, जो फोर्स बड़ा है, जैसे F1 ज्यादा है फोर्स है, तो ये उसकी तरफ इंक्लाइंड है, क्योंकि ये वाला एंगल कम है, ये वाला एंगल ज्यादा है। क्लियर? सो आपको ये ज्योमेट्रिकल एनालिसिस बच्चों अच्छे से होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है ना। आगे और केस देखेंगे अपन, डिफरेंट केस, इसको नोट डाउन कर लो।